आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूँ रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी आज बरतानिया और मालदीव के लिए हुए रवाना। अपने बरतानिया दौरे के पहले मरहले में पीएम मोदी वहां की वजीर आजम स्टार्मर से करेंगे मुलाकात। बाहमी मफादात से मुताल्लिक़ उमूर पर होगी बातचीत। बिहार एसआईआर के मामले पर अपोजिशन के हंगामे के दरमियान पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई कल तक के लिए मुलतवी। वजीर खेल मनसुख मांडविया ने अपोजिशन के नारों के दरमियान 2 बिल किए पेश। चेयरमैन ने राज्यसभा में तहरीक इल्तिवा के तमाम नोटिस किए मुस्तरद। बीजेपी ने पार्लियामेंट में अपोजिशन के हंगामे पर किया पलटवार। ऐवान की कार्रवाई में खलल डालने पर उठाए सवालात। अपोजिशन पर जमहूरियत को शोर शराबे में बदलने का इल्जाम। कहा अपोजिशन की मुखालफत है गैर जरूरी और बेबुनियाद। सनतों के मामले में पिछड़ रहा है मगरबी बंगाल। रियासत से कारोबार समेटने पर मजबूर कंपनियों के सिलसिले में बीजेपी हुई हमलावर। मौके की तलाश में हिजरत करने पर मजबूर नौजवानों के मामले पर घिरी ममता सरकार। मैनचेस्टर टेस्ट में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर किया गेंदबाजी का फैसला। अंशुल कंबोज भारत की जानिब से खेल रहे हैं अपना पहला टेस्ट। साई सुदर्शन और शार्दुल ठाकुर की भी टीम में किया गया शामिल। और आइए अब खबरों पर डालते हैं तफसील से नजर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी बरतानिया और मालदीव के दौरे पर रवाना हो गए हैं। दौरे के पहले मरहले में वज़ीर आज़म बरतानिया पहुंचेंगे। वज़ीर आज़म वहां अपने हममनसब कीर स्टार्मर के साथ दो तरफा बातचीत करेंगे। वज़ीर आज़म बरतानिया के बादशाह चार्ल्स से भी मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म बरतानिया के बाद मालदीव पहुंचेंगे। वज़ीर आज़म वहां यौम आज़ादी की तक़रीबात में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे। पीएम ने रवानगी से कबल अपने बयान में भारत बरतानिया जामे स्ट्रेटेजिक शराकतदारी का जिक्र किया। वज़ीर आज़म ने उन शोबों का खाका पेश किया जिनमें दोनों ममालिक मिलकर काम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि बरतानवी वज़ीर आज़म से बातचीत में दोनों ममालिक को इक़्तिसादी शराकतदारी को मज़ीद बढ़ाने का मौका मिलेगा। इसका मकसद दोनों ममालिक में खुशहाली, तरक्की और रोज़गार के मौक़े पैदा करना है। मालदीव के दौरे के हवाले से वज़ीर आज़म ने कहा कि जामे इक़्तिसादी और बहरी सलामती शराकतदारी के मुश्तरका विजन को आगे बढ़ाने और बहरे हिंद के खत्ते में अमन व अमान, खुशहाली और इस्तेहकाम के लिए ताउन को मजबूत बनाने के लिए सदर मौजू समेत आला क़यादत से बातचीत होगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज दो ममालिक बरतानिया और मालदीव के दौरे पर रवाना हो रहे हैं और इससे पहले मरहले में वज़ीर आज़म आपको बता दें कि बरतानिया जाएंगे। उम्मीद है कि वज़ीर आज़म बरतानिया के वज़ीर आज़म कीर स्टार्मर के साथ दो तरफा बातचीत में आज़ाद तिजारती मुआहदे के साथ साथ नई उभरती हुई टेक्नोलॉजी, दिफा, सलामती, माहौलियात, सेहत, तालीम और आवाम से आवाम के राब्ते जैसे शोबों पर बातचीत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का दौरा बरतानिया कई लिहाज से खास होने वाला है। उनका ये दौरा वज़ीर-ए-आज़म कीर स्टार्मर की दावत पर हो रहा है। गौरतलब है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का ये बरतानिया का चौथा दौरा है और इससे कबल वो 2015, 2018 और 2021 में बरतानिया का दौरा कर चुके हैं। अपने दौरे के दौरान पीएम मोदी वज़ीर-ए-आज़म स्टार्मर के साथ दो तरफा मुलाकातें करेंगे, जिसमें दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी सियासी ताउन पर जोर देने के साथ साथ तमाम शोबों पर तफसीली बातचीत होगी। During the visit with the Right Honourable Sir Keir Starmer, the Prime Minister of the United Kingdom, and during the visit he will also call on His Majesty King Charles III. There is also during the visit interaction that is planned with business leaders both from India and the United Kingdom.
This will be Prime Minister's fourth visit to the United Kingdom since assuming office. He has visited previously in 2015 and 2018, and he was there in 2021 for the COP26 summit in Glasgow. वज़ीर-ए-आज़म मोदी के दौरे लंदन के दौरान दोनों ममालिक के वज़राए आज़म आज़ाद तिजारती मुआहदे पर बाहमी मफादात पर तफसीलात से बातचीत करेंगे। Bilateral trade crossed $55 billion in 2023-24. The UK is also the sixth largest investor in India with a cumulative investment of $36 billion. And interestingly, India itself is a large source of foreign direct investment in the UK with a cumulative investment of close to $20 billion. There are close to 1,000 Indian companies in the UK that provide employment to nearly 100,000 people and have a cumulative revenue of over $91 billion. दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर होने वाली इस अहम बातचीत में जिन शोबों पर तवज्जो मरकूज की गई उनमें तिजारत, मईशत, नई उभरती हुई टेक्नोलॉजी, दिफा, सलामती, माहौलियात, सेहत, तालीम और अवाम के दरमियान राब्ते शामिल हैं। पीएम मोदी लंदन में ब्रितानवी शाही खानदान से भी मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी बादशाह चार्ल्स सोम से भी मुलाकात करेंगे। दोनों रहनुमा बाहमी दिलचस्पी और आलमी उमूर पर बातचीत करेंगे। इस दौरे से न सिर्फ दोनों ममालिक को दोतरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी, बल्कि इलाकाई और आलमी मसाइल पर बाहमी मफाहमत को बेहतर बनाने का मौका मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा से जहां भारत और यूके के बीच में आर्थिक अध्याय की एक नई शुरुआत होगी, तो दोनों ही देशों के बीच में आपसी रणनीतिक समझ को विस्तार देने का भी एक मौका होगा। दोनों ही दो बड़ी लोकतांत्रिक शक्तियां शांति और स्थिरता के साथ में आर्थिक तरक्की का एक बड़ा संदेश देती भी नजर आएंगी। कैमरा पर्सन संजय जैना के साथ मैं आर्यन प्रताप सिंह, डीडी न्यूज़, लंदन। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के बरतानिया दौरे के ताल्लुक से लंदन में मुक़ीम भारतीयों में काफ़ी जोशो खरोश है। बरतानिया के मारूफ सनतकार और सियासतदान लॉर्ड रेमी रेंजर ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी के दौरे को तारीख़ी करार दिया है। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म मोदी की क़यादत की बहुत तारीफ़ की है। हमारे नवानिगार आर्येंद्र प्रताप सिंह ने उनसे बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूके की यात्रा पर हैं और ऐसे में भारत को लेकर किस प्रकार का यूके के लोगों में उत्साह, इस विषय पे बात करने के लिए बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद हैं लॉर्ड रेमी रेंजर जी। सर, बहुत स्वागत है। पहला सवाल ये कि मौजूदा वक्त में भारत और यूके के जो संबंध हैं वो प्रधानमंत्री की इस यात्रा के दरमियान आप कैसे देखते हैं इसको? बहुत अच्छे संबंध हैं, क्योंकि जो हमारी वैल्यूज़ है, भारतीय वैल्यू है, हम उस तक भारत जब मैं आया था गरीब था, लेकिन हम रिच फिलॉसफी लेके आए थे। हमारी जो सभ्यता है, सनातनी सभ्यता है, वैल्यू सिस्टम है, माँ को माँ, बहन को बहन, बाप को बाप, वो उसको साथ लेके हम आगे बढ़े हैं। फैमिली यूनिट बड़ा स्ट्रॉन्ग। तो ये लोगों को अभी यहाँ हम 70-80 साल से रह रहे हैं, अंग्रेज़ों को पता लग गया है, इनको पता लग गया कि इंडियन क्या है, इनकी वैल्यू क्या है। हमने यहाँ आके प्रूव किया है कि वी आर एन एसेट, वी आर नॉट ए लायबिलिटी। मौजूदा जो प्रधानमंत्री की यात्रा हो रही है, इसमें भारत और यूके के बीच में एफटीए को लेकर भी बहुत चर्चा है। हालांकि इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट होना भी बाकी है, लेकिन आपको लगता है ये कैसे बेनिफिटेड होगा दोनों कंट्रीज के लिए, खासतौर से इंडिया के लिहाज से? यह तो बहुत ही गर्व की बात है कि एक कॉलोनी जिसके ऊपर एक मास्टर ने 200 साल राज किया, वो उसके बराबर आ गई है और इकॉनमी आगे चली गई। ये कितनी बड़ी गर्व की बात है। हमारे में कोई शक्ति होगी ना कि 77 ईयर में हमने इकॉनमी पार कर लिया और ये हमारे साथ दोस्ती करना चाहते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं। भारत कोई सिर्फ मार्केट नहीं, उनके पास पैसा भी है भारत के पास। सो दे आर नाउ नेट एक्सपोर्टर। प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा को लेकर कैसा उत्साह है और पीएम मोदी की एक लीडरशिप को लेकर किस प्रकार से यहाँ पे लोग उसको देखते हैं? आप हमें ना पूछो हु इज़ द मोस्ट डेकोरेटेड प्राइम मिनिस्टर इन द वर्ल्ड, जिसको सब ने अवार्ड दिए हैं। यूके में भी सारे लोग उनको बहुत पसंद करते हैं। एवरीबॉडी लाइक कि वो आ चुके हैं, पहली बार 3-4 दफ़ा आ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना वक्त हमें देने के लिए। तो लॉर्ड रेमी रेंजर जिन्होंने बताया कि कैसे यूके में प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर उत्साह है और भारतीय यूके के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ा एसेट है और उन्होंने ये अपने आप को मेरिट पे प्रूव करके दिखाया है। कैमरा पर्सन संजय जैना के साथ मैं आर्यन प्रताप सिंह, लंदन, जीडी न्यूज़।
दौरे के दूसरे मरहले में वज़ीर आज़म मोदी 25 से 26 जुलाई तक मालदीव के सरकारी दौरे पर रहेंगे। वज़ीर आज़म 26 जुलाई को मालदीव की आज़ादी की 60वीं सालगिरह की तक़रीबात में मेहमान ख़ुसूसी होंगे। इस दौरे के दौरान वज़ीर आज़म मोदी और मालदीव के सदर डॉक्टर मोहम्मद मोइज़ू मुलाकात करेंगे, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। ये दौरा दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुक़ात को मज़ीद गहरा और मजबूत करने का मौका फराहम करेगा। अगली खबर का रुख करते हैं। इलेक्शन कमीशन ने भारत के नायब सदर जमहूरिया के इंतखाब के लिए अमल शुरू कर दिया है। वज़ारत दाखिला ने कल भारत के नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ के इस्तीफे का नोटिफिकेशन जारी किया है। इलेक्शन कमीशन को आर्टिकल 324 के तहत भारत के नायब सदर के ओहदे के लिए इंतखाबात कराने का इख्तियार हासिल है। इलेक्शन कमीशन ने 2025 के नायब सदर के इंतखाब से मुताल्लिक़ तैयारियां शुरू कर दी हैं। तैयारी की सरगर्मियां मुकम्मल होने पर भारत के नायब सदर के ओहदे के लिए इंतखाबी शेड्यूल का जल्द ऐलान कर दिया जाएगा। लोकसभा में अपोजिशन के हंगामे के दरमियान नौजवानों के उमूर और खेल के मरकजी वज़ीर डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल 2025 और नेशनल एंटी डोपिंग तरमीमी बिल 2025 पेश किए। नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल का मकसद खेलों को फ़रोग़ देना और खेलों से मुताल्लिक़ तनाज़ात और शिकायत के हल के लिए एक मौसर निज़ाम कायम करना है। साथ ही नेशनल एंटी डोपिंग तरमीमी बिल 2025 का मकसद एंटी डोपिंग क़वानीन को ज़्यादा मौसर, शफ़ाफ और बैनुल में मेयारात के मुताबिक बनाना है। ऐवान में कार्रवाई के दौरान अपोजिशन जमातें ऐवान की कार्रवाई में रखना डालती रहीं। रेलवे के मरकजी वजीर अश्वनी वैष्णव ने आज लोकसभा में बिहार में रेलवे के तहत होने वाले तरक्याती कामों के बारे में तफसीली मालूमात शेयर की और कहा कि वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में बिहार को रेलवे के शोबे में तारीख़ी फ़ायदे हासिल हुए हैं। लोकसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में रेलवे के वजीर अश्वनी वैष्णव ने कहा कि बिहार के रेलवे बजट ने तारीख़ी छलांग लगाई है और 11 सालों में इसमें 9 गुना इजाफा हुआ है। ये 9 गुना इजाफा हुकूमत की गहरी वाबस्तगी को जाहिर करता है। उन्होंने कहा कि वजीर आज़म ने बिहार के रेलवे बजट को बढ़ाकर 10,000 करोड़ रुपए कर दिया है। उन्होंने कहा कि शिवहर और सीतामढ़ी रेल प्रोजेक्ट ने रफ्तार पकड़ी है। इसके अलावा बागमती नदी पर पुल के लिए टेंडर जारी किया गया है। अश्वनी वैष्णव ने कहा कि अमृत भारत ट्रेनें गरीबों के लिए सहूलत की अलामत है और जिससे बिहार को नई कनेक्टिविटी मिली है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आकर बिहार के लिए रेलवे के बजट को 9 गुना बढ़ाकर 10,000 करोड़ रुपए का बजट दिया है, जो कि कई वर्षों से लंबित थे। उन सब प्रोजेक्ट्स को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिहार की जनता के बहुत पुराने जो लक्ष्य थे, पुरानी आकांक्षाएं थी, उनको पूरा किया। बिहार की जनता के प्रति न्याय केवल एनडीए ही कर सकता है। और बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ने आरजेडी को निशाना बनाया है। असेंबली में मॉनसून इजलास के दौरान नीतीश कुमार ने कहा कि आरजेडी ने बिहार के लिए कुछ नहीं किया है। उन्होंने कहा कि हमने बिहार के लिए बहुत से तरक्याती काम किए हैं और खवातीन को रिजर्वेशन भी दिया है। अरे पहले का बजट आपका क्या था और कितना ज्यादा हम लोगों ने सबके लिए किया है? आज 3 लाख से भी ज्यादा। और केंद्र सरकार ने भी, सुनिए, केंद्र सरकार ने भी काफी मदद कर रही है और मिलकर के बिहार में जो चीज की कोई कमी थी हम लोग चारों तरफ घूम करके देखे हैं और जहां कोई कमी थी उसको भी कर दिया। अभी बताओ कि पहले कोई महिला को कुछ दिया था? कोई महिला को दिए थे? अरे हम ही ने 50% किया। जेडीयू एमपी संजय झा ने बिहार में जारी वोटर नजरसानी की हिमायत की। उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट से मुर्दा लोगों का नाम निकालना जरूरी है। इसके साथ कई लोगों के नाम 2 जगहों से दर्ज हैं, इस पर गौर करने की जरूरत थी। वोटर लिस्ट पर नजरसानी करने पर इलेक्शन कमीशन को सराहा जाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन का काम है चुनाव कराना, वोटर रिवीजन कराना। इलेक्शन कमीशन बिल्कुल सही काम कर रहा है। अगर किसी का डेथ हो गया, मृत्यु हो गई, तो उसका बोगस वोटिंग कराना है। अगर कोई 2 जगह वोटर है उसका हटाना है कि नहीं हटाना है। और अगर कोई यहाँ का सिटीजन नहीं है तो वो क्लीनिंग कर रही है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन तो सही काम कर रहा है, इसको तो अवार्ड मिलना चाहिए।
दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने IRCTC घपले के सिलसिले में RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के खिलाफ इल्जाम तय करने के हुक्म को 5 अगस्त तक मुलतवी कर दिया है। अदालत का हुक्म ये तय करेगा कि लालू खानदान के अफराद के खिलाफ इस मामले में मुकदमा चलाया जाएगा या नहीं। ये मामला लालू प्रसाद यादव के रेलवे के वजीर होने के दौरान एक फर्म को 2 IRCTC होटलों की देखभाल का ठेका देने में मुबैना बेज़ाब्तगियों से मुताल्लिक़ है। CBI ने इस मामले में लालू यादव, राबड़ी और तेजस्वी के खिलाफ धोखाधड़ी, मुजरिमाना साजिश और बदउनवानी के इल्जाम दर्ज किए हैं। तीनों की जानिब से ये दलील दी गई है कि CBI के पास इस मामले में मुकदमा चलाने के सबूत नहीं है। कोऑपरेटिव के मरकजी वजीर अमित शाह ने राज्यसभा में एक तहरीरी जवाब के दौरान बताया कि हुकूमत कोऑपरेटिव सेक्टर को मजबूत और जदीद बनाने के लिए 3 अहम इक़दाम कर रही है। सबसे पहले नेशनल कोऑपरेटिव डेटा बेस पोर्टल 8 मार्च 2024 को शुरू किया गया था, जिसमें अब मुल्क के 8 लाख से ज़्यादा कोऑपरेटिव और 30 करोड़ मेंबरान की मालूमात दस्तयाब होगी। दूसरा, त्रिभुवन कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी पार्लियामेंट ने कायम की है, जिसमें 4 कोर्सेज चल रहे हैं, जिनमें एक साबिक़ा देही इंतजामी इदारा IRMA भी शामिल है। तीसरा, नई नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी का मुसव्वदा तैयार कर लिया गया है, जिसे जल्द ही मंजर आम पर लाया जाएगा। और बंगाल, जो पहले मुल्क में सनत और एंटरप्राइज का एक खुशहाल मरकज़ समझा जाता था, अब सनत के मामले में पीछे है। मगरबी बंगाल में रियासत की ख़राब हालत के पेश नज़र हज़ारों कंपनियों ने अपने दफातर दूसरी रियासतों में मुंतकिल कर लिए हैं। पिछले 14 सालों में 6,688 कंपनियां रियासत से दीगर मकामात पर अपना कारोबार कर शुरू कर चुकी हैं। इसको लेकर मगरबी बंगाल की ममता हुकूमत पर सवालात उठ रहे हैं, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस 2011 में ही रियासत में बरसरे इख्तदार आई थी। मगरबी बंगाल से कंपनियों के अखराज के बारे में मालूमात राज्यसभा में एक सवाल के तहरीरी जवाब में दी गई। कॉरपोरेट उमूर के वजीर मुमलिकत हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि माली साल 2011 से अब तक 6,688 कंपनियां मगरबी बंगाल छोड़ चुकी हैं। सबसे ज़्यादा कंपनियों का रियासत छोड़ देना 2017-18 में देखा गया, जब 1,000 से ज़्यादा कंपनियों ने रियासत में अपने दफातर बंद कर दिए। बीजेपी लीडर अमित मालविया ने इस पर मगरबी बंगाल हुकूमत पर हमला किया है। अमित मालविया ने एक पोस्ट में कहा कि पिछले 14 सालों में 6,688 कंपनियां मगरबी बंगाल छोड़ चुकी हैं। ममता बनर्जी की ज़ेर क़यादत तृणमूल कांग्रेस हुकूमत के तहत 6,688 कंपनियों ने 1 अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2025 के दरमियान मगरबी बंगाल से अपने रजिस्टर्ड दफातर को दूसरी भारतीय रियासतों में मुंतकिल किया है। उन्होंने कहा कि मगरबी बंगाल छोड़ने वाली 6,688 कंपनियों में से 110 कंपनियां नकले मकानी के वक्त स्टॉक एक्सचेंज में दर्ज थीं। कारोबारियों का ये बड़े पैमाने पर वहां से निकलना TMC हुक्मरानी के तहत रियासत के सनती माहौल की एक खौफनाक तस्वीर पेश करता है। और दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में भारतीय मजदूर संघ के 70 साल मुकम्मल होने पर एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में RSS के सरबराह डॉक्टर मोहन भागवत ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। मेहनत और रोजगार के मरकजी वजीर मनसुख मंडाविया समेत कई दीगर मुअज़्ज़िज़ीन ने भी इस प्रोग्राम में शिरकत की। प्रोग्राम से खिताब करते हुए मरकजी वजीर मनसुख मंडाविया ने कहा कि भारतीय मजदूर संघ एक तंजीम है जो भारतीय मजदूरों के लिए वक्फ है। इसका मकसद मजदूरों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ है। श्रमिक एक देश को बनाता है। श्रमिक की शक्ति से देश में सड़कें बनती है, देश में पुलें बनते हैं, देश में निर्माण होता है। इसका ना ऊपर कर दोस्तों, कोई भी देश को आगे बढ़ना है तो देश को स्वीकार करना होता है कि किसकी शक्ति उसके पीछे लगी है। दोस्तों, कई शक्तियों का तो हम रिकॉग्नाइज करते हैं, लेकिन जिसके श्रम, जिसके पसीने के एक एक बिंदु से एक एक ईंट लगती है, एक एक निर्माण कार्य के पीछे उसका श्रम लगता है, उस श्रम का सम्मान करना, उसको सही दिशा में मार्गदर्शित करना, उसके लिए कार्य करना, उसके लिए संघर्ष करना, ये संघर्ष भी हकारात्मक भी हो और आउटपुट देने वाला भी हो, ऐसा कोई संगठन है तो मेरे हिसाब से भारतीय मजदूर संघ है।
दूसरी तरफ आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत ने कहा कि वक्तन फवक्तन नई टेक्नोलॉजीज आएंगी, लेकिन इसे इस तरह इस्तेमाल करना होगा कि मेहनत का शोबा मुतासिर ना हो और मुआशरा इससे मुस्तफीद हो। इसके कोई मुज़िर असरात नहीं होने चाहिए। जीवन में परिश्रम की क्षमता जैसे कम होती है, वैसे आगे चल के श्रम की प्रतिष्ठा पर भी एक प्रश्न चिन्ह लगने की संभावना है। और श्रम समाज को स्थापित करने वाले धर्म का अंग है, तो ये प्रतिष्ठा कम होके चलेगा नहीं। अब इन बातों का विचार कैसे करना? टेक्नोलॉजी रिजेक्ट करो, हो नहीं सकता। वो आएगी, वो ज्ञान का शोध चल रहा है, उसमें से नई नई बातें आने लगी। आई हुई बात को कैसे संभालना, उसके जो परिणाम होंगे उसमें श्रमिक क्षेत्र पर आंच न आए, पूरे समाज को भी उससे सुख मिले, कोई नई समस्या उत्पन्न न हो। इसलिए सोचना और सोच के आधार पर करना, ये भी हमको करना पड़ेगा। आज नशरियात का कौमी दिन है। आज के दिन 1927 में मुल्क में पहली रेडियो नशरियात का आगाज़ एक निजी कंपनी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के बम्बई स्टेशन से किया गया था। ये दिन भारत में रेडियो नशरियात के आगाज़ की अलामत है। ऑल इंडिया रेडियो, जो पहले इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस के नाम से जाना जाता था, 1936 में वजूद में आया था। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने लोकमान्य तिलक को उनकी यौम पैदाइश पर खराज अक़ीदत पेश किया। एक्स पर एक पोस्ट में पीएम ने कहा कि लोकमान्य तिलक एक अजीम रहनुमा थे, जिन्होंने गैर मुतज़लज़ल एतमाद के साथ भारत की तहरीक आज़ादी में कलीदी किरदार अदा किया। वो एक मुनफरिद शख्सियत थी जो हमेशा उलूम व फ़नून और लोगों की बेलौस खिदमत पर यकीन रखते थे। लोकमान्य तिलक को उनके यौम पैदाइश पर खराज अक़ीदत। लोकमान्य तिलक एक सरखेल रहनुमा थे, जिन्होंने गैर मुतज़लज़ल एतमाद के साथ भारत की तहरीक आज़ादी को जिला बख्शने में कलीदी किरदार अदा किया। वो एक अजीम मुफ़क्किर भी थे, जो इल्म की ताकत और दूसरों की बेलौस खदमात पर यकीन रखते थे। और पीएम मोदी ने मुजाहिदे आज़ादी चंद्रशेखर आज़ाद को उनकी यौम पैदाइश पर खराज अक़ीदत पेश किया। पीएम ने एक्स पोस्ट में कहा, मैं चंद्रशेखर आज़ाद को उनकी यौम पैदाइश पर खराज अक़ीदत पेश करता हूँ। वो बेमिसाल हिम्मत और बहादुरी की अलामत थे। उन्होंने भारत की आज़ादी में अहम किरदार अदा किया। उनके ख़यालात नौजवानों को जुर्रत और यकीन के साथ इंसाफ के हक़ में खड़े होने की तरग़ीब देते हैं। आज सावन की शिवरात्रि है। शिवरात्रि पर शिव मंदिरों को खुसूसी तौर पर सजाया जाता है। बम भोले और हर हर महादेव की गूंज के साथ सुबह से ही मंदिरों में शिव भक्तों की भीड़ है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में सावन शिवरात्रि के मौके पर श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में आरती और खुसूसी पूजा की जा रही है। सावन शिवरात्रि के मौके पर काशी में कैलाश मठ के शिव मंदिरों में खुसूसी पूजा की गई। बड़ी तादाद में अक़ीदतमंद दिल्ली के चांदनी चौक में वाक़े गौरी शंकर मंदिर पहुंचे और भगवान शिव का जलाभिषेक किया। और खेल की खबरों में भारत और इंग्लैंड के दरमियान 5 टेस्ट मैचों की सीरीज़ का चौथा मैच आज से मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफोर्ड ग्राउंड में शुरू हो गया है। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। भारत ने लंच तक बगैर विकेट खोए 78 रन बना लिए हैं। अंशुल कंबोज भारत की जानिब से अपना पहला टेस्ट खेल रहे हैं। साई सुदर्शन और ठाकुर को भी टीम में किया गया शामिल। इंग्लैंड की टीम को सीरीज़ में 2-1 की बढ़तरी हासिल है और टीम चौथा टेस्ट जीतकर सीरीज़ जीतने की कोशिश करेगी। अगर हम भारतीय टीम की बात करें तो टीम के लिए चैलेंज बड़ा हो गया है, क्योंकि टीम ने अब तक मैनचेस्टर में कोई टेस्ट मैच नहीं जीता है। तो खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें। आदाब।